हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट मेंटर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और हम एक बड़े से स्टेटमेंट को एक सिंप्लीफाइड मैनर में इक्वेशन के फॉर्म में इजीली कैसे लिख सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में बैठाते हुए हम आज इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। जनरली मतलब इसमें हम दो टाइप्स बाइफर्केशन करेंगे, दैट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन। दैट आर टू टाइप्स पहला बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और दूसरा जो होगा वो होगा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड इसका मतलब क्या होगा कि हम एलएचएस साइड में क्या लिखते हैं, एक रिएक्शन के एलएचएस साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं और आरएचएस साइड में, राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर दोनों तरफ सब कुछ सेम हो, बराबर हो, तब तो हम उसे बैलेंस कहेंगे। दोनों तरफ से बैलेंस्ड है तब हम उसे क्या कहेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और अगर दोनों तरफ इक्वल ना हो कुछ एक पार्टिकुलर रेस्पेक्ट के हिसाब से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे कैसे। आपने क्लास 9 में एक पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ा होगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका ये क्या कहता था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, can neither be created or nor be destroyed। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप कोई रिएक्टेंट लेते थे और उसका जब रिएक्शन करवाते थे और आपको जब प्रोडक्ट मिलता था, अगर ये रिएक्टेंट है और अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट हुआ, आफ्टर द रिएक्शन हमने ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करा, तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता था वो इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता था। बोलो क्लियर, इसका मतलब तो यही होता था। ठीक है, तो अब मास को इक्वल करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स पे फोकस करेंगे। तो इसका मतलब अगर रिएक्टेंट साइड पे अगर 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड पे भी तो 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तब तो दोनों के मास सेम होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हमें क्या देखना है कि एलएचएस साइड में नंबर ऑफ एटम्स of reactants must be equal to RHS साइड में number of atoms of products। तब तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, अगर नंबर ऑफ इधर एक हाइड्रोजन तो इधर भी एक हाइड्रोजन, मास बैलेंस है, एटम बैलेंस है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा। तो तब तो अगर दोनों तरफ एटम सेम होगा तब हम बोलेंगे कि मास भी सेम है, एटम भी सेम है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। बोलो क्लियर है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन मतलब कि दोनों तरफ वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कल हमने 2 एक्टिविटी देखा था। सबसे पहला एक्टिविटी हमने देखा था क्या, कि हमने जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया था ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है, तो हमें क्या मिला था, एक वाइट पाउडर मिला था, दैट वाज MgO। बोलो क्लियर है। और दूसरा एक्टिविटी हमने क्या देखा था, हमने देखा था जब हमने जिंक ग्रेनुअल्स को जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया था, तब हमें एक एक्वस सॉल्यूशन मिला था ZnSO4 का। तब हमें एक ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिला था और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ था। बोलो क्लियर। अब अगर हम ये 2 इक्वेशन को देखें, इसमें देखो Mg 1 है तो इधर भी देखो Mg 1 है। ठीक है, अगर यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड हो गया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो Mg तो बराबर है दोनों जगह पे, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। और ये जो दूसरा रिएक्शन है इसमें देखो Zn 1 है, Zn 1 है, बोलो भाई H2 है, देखो H2 है, S 1 है, S 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारे पास बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ LHS और RHS साइड में जो रिएक्टेंट्स के एटम्स है वो, और जो प्रोडक्ट के एटम्स है RHS साइड में, वो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। और ये ऊपर वाली कैसी हो गई? अनबैलेंस्ड रिएक्शन। बोलो, इतना क्लियर है कि हम केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, या हम कैसे बोलेंगे कि वो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आगे मैंने आपके एक एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक और चीज, जो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम एक और चीज बुलाते हैं, दैट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। दैट इज स्केलेटल इक्वेशन। क्या हम बुलाते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन का एक और नाम होता है, दैट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो ये देखो, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, क्या? FeH2O, Fe3O4 और H2 गैस। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि इनिशियली हमारे पास टोटल कितने आइटम्स है। एक Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। बोलो, क्लियर है? तो हम देखेंगे कि LHS और RHS में कितने आइटम्स हैं। ठीक है, तो Fe कितना है? 1 है, और यहाँ Fe कितना है? यहाँ देखो 3। ठीक है, तो 3 है। यहाँ H कितना है? 2 है। यहाँ पर भी H कितना है? 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये देखो, यहाँ पर जो Fe के एटम्स है वो अनइक्वल है और ऑक्सीजन के भी इक्वल है। इसका मतलब ये इनिशियली क्या है? एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, क्या है? ये एक अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड को हम और क्या नाम से जानते हैं? दैट इज स्केलेटल इक्वेशन। बोलो, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास अनइक्वल है। एक Fe अनइक्वल है और ऑक्सीजन अनइक्वल है। तो पहला स्टेप पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम कोशिश करेंगे कि हम Fe को बैलेंस करेंगे। तो Fe को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ तो 3 है तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट स्टेप पे। तो ये क्या हो जाएगा, Fe प्लस, मान लो अगर हम इसी इक्वेशन को फिर से लिखे, FeH2O दैट इज Fe3O4 प्लस H2। बोलो, क्लियर है? तो Fe हमारे पास क्या है, सबसे यहाँ पर 3 है, RHS में देखो ये 3 है, RHS में 3 है, तो यहाँ पर भी हम 3 लगा देंगे। तो हमारे पास देखो Fe सेम हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारे पास क्या अनइक्वल है। हमने बॉक्स बनाया था ये टेबल में, तो हमारे पास क्या अनइक्वल है, ऑक्सीजन अनइक्वल है। तो ऑक्सीजन को क्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, तो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो ये देखो 3Fe प्लस H2O है, फिर Fe3O4 R और H2। बोलो, क्लियर? यहाँ देखो ऑक्सीजन 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम यहाँ पर एक 4 लगा देंगे। अब देखो, अब क्या बैलेंस हुआ? नहीं, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। ये देखो भाई, यहाँ पर इस स्टेप पे अगर फिर से हम डब्बा बनाए, दैट इज Fe, H और O, और LHS और RHS अगर हम देखें तो LHS में Fe कितना है? 3। RHS में Fe कितना है? 3। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होगा? ये देखो 4 और 2, 4 2 8। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? दैट इज 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 4, ये देखो 4 और ये 1, और यहाँ कितना है? 4। इसका मतलब अब हमारे पास क्या अनबैलेंस्ड है? क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेप पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे ऐसे लिखे 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 और ये बन जाएगा H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये देखो, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस हाइड्रोजन को सिर्फ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस हाइड्रोजन को सिर्फ, पूरे इक्वेशन को नहीं, सिर्फ इस हाइड्रोजन को अगर, तो ये बैलेंस हो जाएगा, दैट इज
ये क्या बन जाएगा 3Fe प्लस 4H2O प्लस दैट रिएक्शंस एंड प्रोसीड्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब अगर हम काउंट करें कि कितने एटम्स है, दैट इज Fe, H और O, और LHS और RHS में अब अगर हम एटम काउंट करेंगे तो कितना होगा, देखो Fe कितना है 3, RHS में Fe कितना है 3, ये देख लो। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, ये 4 और 2 8, ये 4 और 2 8, 8 8 बराबर हो गए। ऑक्सीजन कितना है, ये देखो 4 4 1 4 और यहाँ पर 4, तो इसका मतलब ये देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। इसका मतलब ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आया। ये क्या आया हमारे पास, ये आया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, बोलो क्लियर है। तो क्या हमारा यहीं पर ये स्टेप खत्म हो जाता है, नहीं, हमने यहाँ पर एक चीज मिस करा है और वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिस करा है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उनका स्टेट क्या है। तो लास्ट और फोर्थ बहुत ही जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज मेंशनिंग द स्टेट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके मार्क्स यहाँ कट सकते हैं अगर आपने मेंशन नहीं करा, और भले ही आपने बहुत ही इजीली, मतलब बहुत ही अच्छे से आपने इक्वेशन बैलेंस कर दिया, बट आपने अगर स्टेट ही मेंशन नहीं करा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है भाई, ये 3Fe आयरन किस स्टेट में होता है, सॉलिड, बोलो क्लियर है। फिर ये क्या है 4H2O हमने लिया, H2O क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। यहाँ पर तो कुछ कहा ही नहीं है। अगर आप ध्यान रखना, अगर H2O का टेम्परेचर के बारे में उस इक्वेशन में कुछ गिवन नहीं है, इफ नॉट मेंशन्ड, तो आप ये मान लेना वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कैरिड आउट हो रहा है, और रूम टेम्परेचर पे H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, बोलो क्लियर है। और ये रिएक्ट किया तो हमारे पास आया क्या, Fe3O4 का एक ऑक्साइड जो कि सॉलिड होगा, और हमारे पास क्या हुआ, H2 गैस रिलीज हुआ, बोलो क्लियर है, H2 गैस रिलीज हुआ, बोलो कोई दिक्कत। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ना कि ये। यहाँ तक तो हमने बेस्ट बैलेंस किया, लेकिन परफेक्टली स्टेट के साथ दिखाते हुए, ये 13 नहीं है, ठीक है, ये 3Fe, ठीक है, ये सेगमेंटेशन होगा, ठीक है, ये सॉलिड, ये इसका स्टेट, ये इसका स्टेट और ये इसका स्टेट, तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अगर आप परफेक्टली अगर उसको बैलेंस कर देते हो, लेकिन अगर आप स्टेट मेंशन करना भूल जाते हो तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। इसका मतलब कि स्टेट मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बोलो क्लियर आया कि हमने कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया। पहले हमने क्या करा कि एक स्केलेटल इक्वेशन लिया, स्केलेटल इक्वेशन का मतलब कि अनबैलेंस इक्वेशन लिया, ठीक है भाई। फिर हमने क्या किया कि LHS और RHS के इनिशियली हमने एटम्स देख लिए, तो हमने देखा कि नहीं भाई ये तो अनबैलेंस है, तो फिर पहला स्टेप में हमने क्या किया, जो पहला अनबैलेंस था हमने उसे बैलेंस किया, पहला दैट इज आयरन Fe। फिर हमने देखा सेकंड स्टेप में सेकंड क्या अनबैलेंस्ड है, देखा हमने ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। फिर थर्ड स्टेप पे क्या देखा कि हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, तो हमने फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस किया। तो फिर हमने थर्ड स्टेप पे देखा कि सारे एटम्स बैलेंस्ड हो चुके हैं। क्या अभी हमारा काम खत्म हुआ, नहीं, लास्ट में जो सबसे मेन स्टेप है मेंशनिंग द स्टेट्स, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, अप्रोप्रिएट जो वो जिस स्टेट पे वो प्रेजेंट है हमने वो स्टेट उसे असाइन कर दिया, और फाइनली जो हमें मिला दैट इज आवर आंसर। बोले यहां तक क्लियर है, आ गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, LHS RHS आप बैलेंस करते चलोगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आपको बैलेंस वो होता हुआ दिख जाएगा, सारे एटम्स LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, और फाइनली आप स्टेट को मेंशन कर दोगे।